यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 की मैगजीन है इकोनॉमिक की, ठीक है। इसका पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया हुआ था। पार्ट 1 मैंने कुछ मतलब 15 या 14 मिनट का ही यहाँ पर अपलोड किया, क्योंकि जो थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो बैकग्राउंड वॉइस की वजह से मैंने उसको काफ़ी टाइम तक नहीं रखा, क्योंकि थोड़ा सा आपको नहीं समझ आएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से मैं पार्ट 2 को यहाँ से अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो यहाँ से जो टॉपिक था आपका दिखा देते हैं कौन सा था, और यहाँ से जो भी कराना है मुझे ये कराना है 1.4.2 RBI संबंधित अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर जो घटनाक्रम, जैसे कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैंकों के उच्च जो ऋण जमा अनुपात हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे कम करने की क्या सलाह दी है, ठीक है। जमा ऋण अनुपात क्या होता है, क्या है जो हमारा ऋण जमा अनुपात है, क्या होता है। ऋण जमा अनुपात वास्तव में ऐसी एक बैंक की अपनी जो कुल जमा राशि है उसके सापेक्ष दिए गए जो ऋण है उसके प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। नंबर 1, ये बैंक में जमा जो धनराशि है उसके द्वारा बैंक में जो वितरित ऋण अनुपात है उसको बताता है। नंबर 2, जो ऋण हमारा जमा अनुपात है उसमें यह बताता है कि जो बैंक के संसाधन है उसका बड़ा हिस्सा यहाँ पर ऋण देने के उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। अगला है RBI की वित्तीय हमारी जो स्थिरता रिपोर्ट है उसके अनुसार 2005 के बाद जो ऋण जमा है उसके अनुपात में दिसंबर 2023 से बढ़कर ये 78.8% के चरम स्तर पर पहुँच गया था, जो 75% से अधिक जमा ऋण अनुपात वाले 75% से अधिक निजी बैंक के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर डेटा दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। पहली बात, इसमें से ऋण जमा अनुपात क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उपयोग बताया इसके क्या यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट यहाँ पर है। अगला देखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि दिखा है ऋण वितरण की उच्च वृद्धि खुदरा ऋण में जारी की गई है, ठीक है। इसमें जो हमारी वितरण जो उच्च वृद्धि दर थी इसमें क्या है काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। ऋण वितरण में काफ़ी वृद्धि हुई है। और बैंक में नगद जो जमा है उसमें क्या हुआ है, धीमी वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछेगा कि जो बैंक वितरण है उसकी अपेक्षा हमारे बैंकों में जो नकदी थी जमा की गई है उसकी अपेक्षा बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, क्या होगा, घटी है, क्योंकि इसकी धीमी हुई है। बाकी हमारे ऋण वितरण की क्या है, इसकी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दोनों पॉइंट ये, ठीक है। आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पर है उच्च ऋण जमा अनुपात, ये के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं हमारे, ठीक है। इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसमें दबाव क्या बढ़ेगा, और हमारा नेट जो हमारा इंटरेस्ट मार्जिन है वो क्या होगा, इसमें मार्जिन होगा, प्रतिभूति में निवेश होगा, ठीक है। ऋण वितरण में ब्याज जैसी प्राप्तियां और बैंकों की आय जो है अर्जित करने वाली परिसंपत्ति वास्तविक रिटर्न की माप होती है, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके अनुपात के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं। देखो एक तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो नकदी संकट है, हमारा नकद के संकट जो है ये क्या पर्याप्त नकदी ना होने पर ये बैंक समय पर ग्राहकों को भुगतान करने में दायित्व को पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर जो मैंने 3-4 बताए। और एक और ऋण जोखिम में उधार लेने वाले कुछ जो हमारे व्यक्ति हैं, ठीक है, और संस्थाएं समय पर ब्याज मूलधन भुगतान नहीं कर सकते हैं, इससे क्या बैंकों को संकट यहाँ बढ़ सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट जो याद रखने सिर्फ माइंड में रखना है, क्योंकि सब पॉइंट आपको याद नहीं रखने, ना सब पॉइंट आप याद कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक तो मैगजीन आपको यहाँ से PT की कवर करनी है, दूसरी आपकी बजट आने वाला है अभी 1 तारीख को, 1 फरवरी को, ठीक है। 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। तो ये सब 3 चीज़ कहाँ से इतना कवर करो, तो और प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है, राइट, प्लस स्टैटिक पढ़ना है, तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक में पढ़ना है। और इकोनॉमिक से कम इस बार 20+ क्वेश्चन आने की उम्मीद है, 20+ क्वेश्चन यहाँ पर आने की उम्मीद रहेगी इकोनॉमिक में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक जो रहेगा वो अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ से वित्तीय समावेशन सूचकांक, ठीक है, फाइनेंशियल जो हमारा इंक्लूजन इंडेक्स है इसको देखते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI की घोषणा की है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2023 में 60% से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2% यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो पहला तो इसमें जो बोलेगा हमारा जो वित्तीय समावेशन है इसमें कितने घटक होते हैं या कितने व्यापक होते हैं, इसके नब 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो पैरामीटर में 3 शामिल होते हैं, एक तो हमारा पहुँच एक्सेस, ठीक है, एक तो उपयोग होता है, और तीसरा हमारी इसकी गुणवत्ता। ये 3 हमारे क्या इसके आयाम होते हैं, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तीनों आयाम पर क्या है ये रिपोर्ट यहाँ पर अपनी सूचकांक निकालता है। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ये बैंकिंग, निवेश, सीमा, डाक और पेंशन जो क्षेत्र है उसकी वितरण में यहाँ पर शामिल करने वाले एक व्यापक सूचकांक है, ठीक है। जो हमारा क्या क्या जारी करता है, एक तो बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन, है ना, इन सबको वितरण को यहाँ पर शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है, मतलब इन सब चीज़ों को शामिल करके आपका ये इंडेक्स निकालता है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा, ये देश भर में वित्तीय समावेशन स्तर को दर्शाता है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये एकल मूल्य यानी सिंगल वैल्यू सूचकांक, मूल या वंचन की स्थिति है, इसको 100 वैल्यू पूर्ण समावेशन की स्थिति में होता है। देखो यहाँ कुछ इतना नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट जो थे ये इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं 1.4.2.3 है ना, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, ये क्या है इसको देखते हैं। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना जो है हमारी 2021 के बारे में क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देखते हैं। देखो इसका गठन के लिए बात कर लेते हैं। गठन क्या, ये योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत, देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है, अधिनियम इनका कौन कौन सा है। ज़्यादातर पेपर हमारा गलत क्या होता है,
एक अधिनियम जैसे 1949 है, एक मैंने आपको अधिनियम सुबह भी बताया हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो डाला था वहाँ पे मैंने बताया था कौन सा अधिनियम है, किसके तहत यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, वो अधिनियम आपको थोड़े से याद कर लेने, जब ज़्यादा नहीं याद करें, 4 से 5 जो हमारे अधिनियम रहेंगे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि आपका आरबीआई इसका गठन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है, आपको नोट करना है ये। और गुण जो हमारी भुगतान तथा निपटान प्रणाली है 2007 है, इसके तहत प्रजा शक्ति का प्रयोग करते हैं यहाँ पर तैयार की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा उद्देश्य क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है और गठन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उद्देश्य में क्या है, इस योजना का उद्देश्य हमारा क्या है कि आरबीआई जो विनिमय संस्था है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी संबंधित जो ग्राहक हैं, ठीक है, उनकी शिकायतों का निःशुल्क समाधान करना। आपसे बोलेगा कि इनको जो समाधान करते हैं उसके लिए इनसे कुछ चार्ज वसूलता है ना, या मंथली एनुअली, या फिर जो जब जाएंगे तब चार्ज लेगा, तो क्या एकदम फ्री है, यहाँ पर कोई शिकायतों के लिए इसमें निःशुल्क प्रदान किएगा, कोई चार्जेस यहाँ नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें कवरेज क्या होगी, ये योजना निम्नलिखित विनिमय संस्था को कवर करती है, जैसे कि सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और 50 करोड़ रुपए और सभी जो हमारे अधिक जमा आकार है उसके यहाँ पर गैर अनुसूचित वाले जो यहाँ पर प्राथमिक सहकारी बैंक होंगे वो सबको, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है इन चीज़ों को ये कवर करेगी, ठीक है। कौन कौन से बैंक को कवर करेगी ये आपको याद रखना। आपसे पूछ लेगा कि ये क्वेश्चन तो इसके बारे में पूछेगा, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये योजना जो है हमारी ग्राहकों से कुछ पैसे वसूल कर इसको मतलब फैसिलिटी वो देती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये बोलेगा कि इसमें सिर्फ वाणिज्यिक बैंक ही काम करता है, तो ये भी गलत हो गया। क्या है, इसमें वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित ये सब बैंक शामिल होते हैं और यहाँ पर ये फ्री में है, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं कि इसमें कोई फीस लेता हो, ठीक है। ऐसी सभी गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक लेन देन के लिए अधिकृत हैं, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए तक उससे अधिक है, ठीक है। और क्या है, भुगतान प्रणाली जो हमारी है, ये सभी भागीदार होंगे इसमें। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनियां वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगी, ये सब इनको कवर करके चलेंगे, ठीक है। देखो ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा ये था पहला वाला और दूसरा जो पॉइंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर था, ठीक है। अगला यहाँ पर लोकपाल की नियुक्ति जो है हमारा आरबीआई की अपने या एक से जो हमारे अधिक अधिकारी होते हैं, एक से अधिक अधिकारी, उनके लोकपाल को उप लोकपाल के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर सकता है। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम 3 वर्ष का होता है, ठीक है। याद रखना कि इनका जो कार्यकाल है कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। कौन इनको नियुक्त करता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से करीब 4 से 5 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट निकल आए, ठीक है। एक देखो A4 पेपर साइज का लेके बैठ जाओ और एक एक चीज़ें नोट करते रहो, मैं क्या क्या बताता रह रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स आपका बन जाएगा एक। अगला है विनियमित संस्था या स्व विनियामक जो हमारे ये विनियामक गठन है, संगठन के बारे में यहाँ पर मान्यता देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको, ठीक है। पात्रता नहीं, ये तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इस टॉपिक को देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये टॉपिक जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं इतना, इसको हटाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा, कौन कौन सा एग्जाम में आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि देखो यूनिवर्सल जो बैंक है, ऐसे बैंक होते हैं, क्या होता है पहले से सिंपल से पूछिए, यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं। ये वो बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक बैंक और निवेश जो बैंक के हैं, इनको द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को अधिक वित्तीय सेवाएं क्या है प्रदान करते हैं, जैसे बीमा उत्पाद बेचना, ठीक है, बीमा उत्पाद बेचना। और यहाँ पर जो हमारे लघु वित्त बैंक हैं, ये ग्राहकों को क्या सीमित सेवा दे रहे हैं और उन्हें जो क्षेत्र है उनके ग्राहकों से नकद या जमा स्वीकार करने में उन्हें ऋण देने की बुनियादी सेवाएं हैं उनकी अनुमति देते हैं, ठीक है। और जहां वित्तीय जो हमारी बैंक सेवा है वो बहुत कम तक यहाँ पर पहुंच पाती है या उनकी सेवाएं बहुत कम इनको दे पाती है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी दूर तक यहाँ इनकी सेवाएं नहीं दे पाती है भाई, ठीक है। तुम्हारे यूनिवर्सल बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अधिक वित्तीय सेवाएं यहाँ पर ये प्रदान करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बीमा और उत्पाद बेचना, ठीक है। आपसे बोलेगा एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा स्टेटमेंट। यूनिवर्सल बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, यूनिवर्सल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक बैंक जो केवल वाणिज्यिक बैंक द्वारा यहाँ पर सेवा प्रदान करते हैं। तो क्या गलत हो गया, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक और निवेशिक बैंक यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा होगा यहाँ से, ये जो हमारे यूनिवर्सल बैंक होते हैं ये जो वित्तीय सेवाएं हैं ये ये जो वित्तीय सेवाएं ये कम से कम वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो क्या गलत होगा, ये अधिक से अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन से, बीमा और बेचना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु कि देखो आप यूनिवर्सल बैंक अगर बनना चाहते हैं, मतलब जैसे कि कोई बैंक यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक बनना चाहती है तो क्या करेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। नेटवर्थ उसका जो होता है न्यूनतम रेट करीब 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए और मौजूदा हमारी जो यहाँ पे दर्जा है ये क्या होना चाहिए, अनुसूचित बैंक होना चाहिए। साथ ही उसके पास कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी ये मौजूदा दर्जा हो गया और नेटवर्थ हो गया। इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, स्थिति लाभ जो हमारे प्रदाता होते हैं 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ दर्ज किया हो
और परिसंपत्ति जो गुणवत्ता है उसमें एसेट जो हमारी क्वालिटी है वो पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर क्या हो, एक तो निष्पादित परिसंपत्ति से कम उसके बराबर होनी चाहिए, या निविल जो हमारी एनपीए है वो 1% उसके बराबर होना चाहिए। तो ये कुछ देखो, इतना डाटा तो आप याद नहीं कर पाओगे, सिंपल सा। नेट वर्थ क्या है, इतना होना चाहिए उसका, ठीक है। लाभप्रदता का होना ये इतना, और ये, और सिर्फ 4 पॉइंट ये, इतना सिर्फ आपको याद करना है। एक अपना नोट्स बना के सीधा यूनिवर्सल बैंक लिखेंगे, यूनिवर्सल बैंक, उसके बारे में जितनी भी बातें हैं ऐसे करके नहीं लिखना है, वन ऐसा करके आप पूरा ऐसा करके उतार लिया, ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्सल बैंक लिखेंगे, सीधे से 5-6 पॉइंट जितने भी ऐसे करके, ये सब ऐसे करके बना दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये यहाँ पर अब अगला देते हैं, इसमें लिखा है लघु वित्त बैंकों में एसएफबी जो हमारे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, इनकी उत्पत्ति की स्थापना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना छोड़ देते हैं। ये सब अभी जो भी हमारा वो आएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। और अगला है हमारा शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक के बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में जो हमारी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है ये स्थापित करने पर गतिरोध को यहाँ पर मतलब गतिविधि को रोकने को कहा है, ठीक है। तो देखो सहकारी जो हमारी शहरी सहकारी बैंक है, ये DEF की स्थापना शहरी सहकारी बैंक द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इनमें वर्तमान में जो लाभ है उसको जमा किया जाता है, ताकि भविष्य में जब लाभ कम हुआ हो तो निवल घाटा हुआ हो तो लाभांश यहाँ पर उनको दिया जा सके, ठीक है। एक मोटी सी बात आपको याद रखना है कि क्या सहकारी बैंक का कुछ काम है यहाँ पर, ठीक है, क्या इनके बारे में है, ये थोड़ा सा जान सकते हैं। बाकी पेपर में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, बस थोड़ा अपने जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। सहकारी बैंक के बारे में जानते हैं क्या है ये। देखो इनकी वैधानिक स्थिति क्या होती है। ये बैंक संबंधी जो हमारे राज्य सहकारी समिति है, ये अधिनियम बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समिति में के रूप में पंजीकृत होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, RBI हमारे जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 है उसके तहत इनके बैंकिंग कार्यों में विनियमित और पर्यवेक्षण करता है इसका, ठीक है। सहकारी समिति में संबंधित राज्य केंद्रीय और रजिस्ट्रार इनके प्रबंधकीय प्रशासनिक के रूप में यहाँ पर निगरानी करते हैं, ठीक है। ये कुछ इनके काम है और इसके बारे में जानना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, राइट। अगला देखो, ये सब टॉपिक जो आ रहे हैं, मैं जिनको कुछ 2-3 पॉइंट पढ़ने का बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये सब चीज़ इतने टॉपिक हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो इकोनॉमिक सर्वे में आपके सब कवर हो जाएंगे। एक टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कवर हो जाएगा आपका। ये सब आपके डाटा यहाँ जो न्यू डाटा जो रहेंगे सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। शहरी जो सहकारी बैंक, बाकी देखो जब ये मैं डेली का टारगेट भी स्टार्ट करने वाला हूँ, डेली टारगेट क्या क्या दूंगा, तो मैं आपको इकोनॉमिक वहाँ पे पूरी कवर करा दूंगा। पढ़ना आपका काम है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे हाईलाइट करके लिस्ट करके मैं आपको सब देता रहूँगा, ठीक है। टेलीग्राम आप बस ज्वाइन कर लो, और जो भी रहेगा एक टॉपिक एक पॉइंट आपको पूरा पेपर तक क्लियर कर देंगे, ठीक है। सहकारी बैंक जो हमारा है, इसमें देखो UCB इसका वर्गीकरण क्या है, एक तो Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सरकार जो हमारे सहकारी बैंक है ये 4 टियर में आपके क्या डिवाइड किए जाते हैं, बस इतना, और आपको कुछ अंदर नहीं पढ़ना है इतना। अगला देखते हैं। अगला हमारा यहाँ से प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, ये क्या होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सिर्फ हमारा पॉइंट होगा पेपर के लिए, इतना ही पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो इसीलिए जो हमारी जो PT 365 होती है, ये मैगजीन विजन एस्ट क्यों निकालता है, क्योंकि इसकी क्लासें चलती हैं, क्लास होती है वो क्लासेस, इनकी क्लासें अंदर कराई जाती हैं, ठीक है। वो क्लासेस में क्या इतना पूरा नहीं पढ़ना होता है। अब क्या जो बहुत लोग हैं क्या मैगजीन खरीदा पूरी रट रहे पढ़ के, वो पूरी मैगजीन रटते नहीं है, सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ से कवर करा रहा हूँ। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो अगला हम आते हैं इसमें 1.7 में, भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर 50 के इसके 50 वर्ष पूरे हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 50 वर्ष, मैंने आपको बताया था, किसी का 100 वर्ष पूरा हुआ, किसी का 50 वर्ष पूरा, किसी का 20 वर्ष पूरा हुआ। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, इसका 90 साल पूरा हुआ था, ठीक है। और मैंने इसका गेस भी किया था कि इसका क्वेश्चन आने की उम्मीद थी। UPSC 2024 में 16 जून को एग्जाम हुआ था, वही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन जो रहते हैं आप खुद से गेस कर सकते हो कुछ टॉपिक। ये आपको कब समझ आएंगे, जब आप जो टॉपिक पूरे रहेंगे सब आप पढ़ डालोगे अच्छे से, तो उसके बाद खुद आपका माइंड फ्रेम करने लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो इसके 50 वर्ष पूरे हो गए, तो माइक्रो फाइनेंस जो माइक्रो क्रेडिट्स के बारे में देखते हैं। इसका पृष्ठभूमि क्या है, देखो इसमें नोबेल विजेता जो हमारे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने 1976 में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कर आधुनिक माइक्रो फाइनेंस जो संस्थान का उसकी नींव रखी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के संचालित MF के लिए यहाँ पर विनियमिकरण संस्था है, राइट। RBI द्वारा गठित मालेगाम जो हमारी यहाँ पर समिति थी 2010 में, इसको विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क अपनाने की यहाँ पर सिफारिश की थी। यहाँ पर जो हमारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है NBFC, ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि देखो 2019 और 20 में दोनों से क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा गया था इसका, ठीक है। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा,
ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि गैर वित्तीय जो हमारी बैंकिंग, देखो इंग्लिश ये आपका ये नहीं समझ पाओगे आप क्या लिखा, सीधे से एनबीएफसी पढ़ो। एनबीएफसी क्या है, और जो हमारा नॉन बैंकिंग जो आपका फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, सिंपल सा इंग्लिश इसका ये, सीधे से एनबीएफसी से आप याद रखो। देखो ये कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 दो की क्या था कि यहाँ पर पंजीकृत किया गया। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था कि जो एनबीएफसी है ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ये पंजीकृत है, ठीक है। तो क्या 1956 और 2013 का जो पंजीकृत कंपनी दोनों यहाँ पर इसमें होगा, ठीक है। ये क्या पंजीकृत ऋण देने वाली कंपनी होती है। हालांकि एनबीएफसी के तहत कृषि जो औद्योगिक गतिविधि है इसमें व्यापारिक वस्तु और प्रतिविधियों को छोड़कर कोई भी सेवा प्रदान करने वाले यहाँ पर अचल संपत्ति की बिक्री खरीद यहाँ पर निर्माण में संस्था में शामिल नहीं होगी। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये आवास बैंक वित्त कंपनियों को विनियमित करता था, लेकिन 2019 में इन कंपनियों को विनिमय की जिम्मेदारी आरबीआई को वहाँ पर सौंप दी गई थी। 2019 में सौंपी गई थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में था तो करंट में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी भी न्यूज़ में तो क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला है भारतीय वित्तीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी जिसको बोलते हैं। देखो इतना लंबा लंबा नहीं पढ़ना है आपको, सीधा सा शॉर्ट फॉर्म देखो। सेबी का ये मर्चेंट बैंकर और जो हमारे कैपिटल फंड कंपनी है इसको लेकर यहाँ पर ये विनियमित करता है, ठीक है। जो हमारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है ये बीमा कंपनी को विनियमित करती है। राज्य सरकारें ये चिट फंड कंपनी को भी विनियमित करती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ये निधि कंपनी जो होती है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यहाँ पर विनियमित किया जाता है इनको, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके जो मंत्रालय थे या फिर कुछ बीमा नियामक बोर्ड थे, प्राधिकरण, ये सब इनके बारे में दिया था। जो एनबीएफसी हैं समान बैंकों से किस प्रकार अलग होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। एनबीएफसी जो होती है हमारे जो बैंक होती है उनसे किस प्रकार भिन्न होती हैं। आप बोल सकते हो एनबीएफसी हैं क्या बैंक होती है, नहीं, ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि जो एनबीएफसी क्या हमारे बैंक होंगे, नहीं ये हमारे बैंक नहीं होंगे, लेकिन बैंक से किस प्रकार भिन्न है ये भी आपको बताना है। डिमांड डिपॉजिट यहाँ पर क्या स्वीकार नहीं करेगी ये, बैंक क्या बैंक करती है, इसी वजह से किससे भिन्न है ये। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम भी शामिल नहीं होता है इसमें, बैंकों में क्या होता है, ठीक है। और अपने से चेक जारी नहीं कर सकती, आपसे स्टेटमेंट दे देगा किनमें से मैच करने को, किनमें से क्या इससे डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। एनबीएफसी जो जमा राशि जो हमारे ग्राहक है इनको डिपॉजिट इंश्योरेंस जो हमारे गारंटी है कॉर्पोरेशन, इनकी जमा सुविधा को यहाँ पर लाभ नहीं मिलता है इनका, ठीक है। ये जो हमारे डीआईजीसीसी स्थापना है इसके अधिनियम 1961 के तहत हुई है। भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं, लोकल एरिया और बैंकों जो यहाँ पर क्षेत्रीय जो बैंक हैं ये सभी ग्रामीण बैंकों के साथ यहाँ पर जमा राशि को स्वीकार जो कवर है वो प्रदान करते हैं इसको, ठीक है। अगला है यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक जमा राशि यहाँ पर कवर प्रदान करता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको ये छोड़ दें से उसको। एनबीएफसी देखो स्केल आधारित विनिमय क्या होता है, एसबीआर क्या होता है। एनबीएफसी जो हमारी हैं ये स्केल आधारित विनिमय, एसबीआर क्या होती है, ये हमारा वर्गीकरण और उनके आधार पर आकार और कार्य को जोखिम जो आधार पर चार्ल्स लेयर्स हैं उसको विभाजित करता है, ठीक है। इनमें जो हमारा इन्फोग्राफिक है देख सकते हो कौन कौन सी 4 लेयर है। एक तो टॉप लेयर है, अपर, मिडिल और बेस, ये सबको आपको जो हमारा कौन होता है उसके टाइप से यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, ठीक है, दे रखा है। ये क्या है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ एनबीएफसी हमको पता होना चाहिए क्या है, कैसे बैंक से अलग काम करती है, क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या जारी कर सकते हैं, है ना, बस उतना आपको जानना है। अगला है गैर निष्पादित यहाँ पर परिसंपत्तियाँ, ठीक है, इसको देखते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ क्या है, जिसको देखो जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है एनपीए जो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म याद करना एनपीए। अभी जो मैं यहाँ पे दिया उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वित्तीय स्थिरता एफएसआर, ये क्या है, ये वित्तीय रिपोर्ट स्थिरता विकास परिषद उप समिति का आकलन करती है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों बाद मार्च 2024 में इसके अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का सकल जो हमारा एनपीए और जीएनपीए था इसका अनुपात कम होकर इतने % हो गया। आपसे बोलेगा कि हाल ही में जो भी हमारा यहाँ पे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कुछ रिपोर्ट आई है वाणिज्यिक बैंकों के हिसाब से, ठीक है, तो उनमें से देखा गया है कि जो हमारा जीएनपीए एनपीए है उसको अनुपात 2.8 से बढ़कर 6% हो गया, ऐसा करके, ठीक है। क्या होगा, गलत होगा, ये क्या घटा है, बड़ा नहीं है, राइट, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला है एनपीएस का वर्गीकरण। देखो मैंने बताया था एनपीएस का नीचे आएगा तो मैं आप देख लेता हूँ। एनपीए क्या है, एक लॉस एसेट्स का है और एक सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स होता है और एक आपका डाउटफुल एसेट्स होता है, ठीक है। देखो ऐसी परिसंपत्ति जिसे बैंक पूरी तरह से राइट ऑफ बट्टे खाता जिसको बोलते हैं राइट ऑफ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन हानि के लॉस पर उन्हें खाते में दर्ज करते हैं, वो क्या होता है, लॉस एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जो हमारे 12 महीने या उससे कम की अवधि के लिए एनपीए बने, ये इंपॉर्टेंट है वाला। सब जो हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स है, कई बार क्वेश्चन इसमें स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है सब एसेट्स के बारे में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूपीएससी ने भी फिलहाल तीनों से क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन स्टेट पीसेस में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और डाउटफुल संदिग्ध हमारे जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो 12 महीने से अधिक का समय में यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल में बने रहते हैं, ठीक है। 12 महीने से कम में सब स्टैंडर्ड, ये डाउटफुल, ये, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आपको देखो मैच नहीं कर देना, ये पढ़ने के बाद आप दोनों मिक्स कर दो,
सब स्टैंडर्ड आप एक कुछ वो बना के ऐसा कर सकते हो कुछ, जैसे कि आपका ट्रिक बना के, जैसे सब स्टैंडर्ड है तो क्या होगा 12 महीने से कम, सब मतलब कम, ठीक है, सब मतलब क्या होगा कम, और डाउटफुल हम किसी चीज़ में डाउट हैं तो क्या 12 महीने से अधिक से मैं क्या डाउट में हूँ, ऐसे करके कुछ पढ़ सकते हो आप, बना सकते हो ऐसा, तो काफ़ी टाइम माइंड में रहेगा ये। जो गैर निष्पादित जो परिसंपत्ति एनपीए के बारे में देखते हैं क्या है, जब किसी ऋण पर देय ब्याज या मूलधन जो किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है तो क्या है वह एनपीए में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जीएनपीए उन सभी ऋण परिसंपत्ति को जोड़ देते हैं जिन्हें एनपीए के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अगला है अगला हमारा टॉपिक है विलफुल डिफॉल्टर्स। ये क्या है इसको देखते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स होता है क्या है, ये 25 लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि के जो होते हैं इनको विलफुल डिफॉल्टर यहाँ घोषित किया जाता है। आपसे बोलेगा जो विलफुल डिफॉल्टर है इसको 50 लाख रुपए से अधिक की राशि पर ये घोषित किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये देगा। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि जो हमारा अधिनियम है ये बैंकिंग अधिनियम 1934 के लिए और बैंकिंग हमारा अधिनियम 1949 के तहत यहाँ पर इसे जारी किया था ये, ठीक है। तो ये भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है। तीसरा स्टेटमेंट आपको एक और दे सकता है, जैसे कि जो उधारकर्ता हैं उनके ऋण जो पुनर्भुगतान की क्षमता होती है वो क्या है, वह जो क्या है पुनर्भुगतान नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा ये मतलब जो इनका रहेगा तो क्या इनके लिए कुछ रूल फॉलो करेगा या कुछ ऐसा करके आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये किसी अन्य संस्था को लगा देता है। ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं इसमें। और तो देखो ये सिर्फ मैंने एक पॉइंट ये और दूसरा आपका ये वाला, ठीक है। तीसरा आपको जो डिफॉल्टर क्या होता है, कितने रुपए से कितने रुपए तक ये है और कौन सा अधिनियम यहाँ पर है, तो 3 पॉइंट सिर्फ आपको इसमें से याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बना सकता है, एक एक लाइन पॉइंट से लेके इसको, ठीक है। अपने मन से भी देखो कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं आपको समझाता था क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको देखो क्वेश्चन बनाना सीख जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतना पढ़ने के ये माइंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। बस वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वही रहता है पॉइंट कि कैसे क्वेश्चन को बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारा दिवाला और शोधन क्षमता अधिनियम, अक्षमता अधिनियम। इसमें से जो देखो ये 2-3 साल से न्यूज़ में, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है और यूपीएससी ने इसमें पूछा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हटाते हैं टॉपिक को, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा से अब जो कुछ रहेगा, जैसे PT 365 मैगजीन है, कुछ इसमें बचता है, जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं आपको इसका PT का भले ही मुझे इसका शॉर्ट करके देना पड़े टेलीग्राम पे, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वहाँ, ठीक है। यहाँ से तो आपको जितना मैं बताता जाऊँ उतना ही करना है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं, इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का और आपका जो टेस्ट सीरीज है उसका भी ना, तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो हमने छोड़ा ऊपर ये यहाँ पे आ गया, दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड, ये क्या है, सिर्फ इसके बारे में क्या, ये क्या है, कब गठन हुआ, कौन कौन इसमें रहता है, कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है, कौन सा मंत्रालय काम करता है, क्या काम है इसके, कौन गवर्निंग बोर्ड करता है इसको, ठीक है, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसको देखता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला जो छोड़ा था वो आपको नहीं पढ़ना है। अगला है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, ये क्या होती हैं इसको देखते हैं। जो हमारे देखो सरफेसियत नियम ABF का न्यूज़ में था 2002 जो है, ये न्यूज़ में था पिछले साल भी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है, ठीक है, हटाते हैं इसको। अगला हमारे यहाँ से हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, ये क्या होते हैं, ये भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारा बचत घरेलू जो हमारे दर प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, जो हमारे घरेलू बचत दर हैं उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक, इनमें से कौन से कारक जो हैं घरेलू बचत दर को प्रभावित नहीं करते हैं, आपसे पूछेगा। आय स्तर करता है, बिल्कुल करेगा। ब्याज दरें करेगा, करेगा। मुद्रास्फीति करेगा, करेगा, ठीक है। आपसे बोलेगा जो आर्थिक स्थिरता ये करेगा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज ये करेगा। तो ये सभी हमारे क्या है घरेलू बचत दर को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा सही है, तो सभी सही होंगे, ठीक है, याद रखना है। जैसे देखो पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ठीक है। पहले में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट था भी नहीं, राइट, वो सब आपको बैंकिंग के बारे में इतना पता होना चाहिए, उतना है सिर्फ, ठीक है। अब देखो सेकंड टॉपिक हमारा वित्त और कराधान, वस्तु एवं सेवा कर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट GST। हमेशा क्वेश्चन इससे GST से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नहीं पूरा नहीं मिलेगा तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, पर GST से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। GST क्या है, ये आपका परिषद है मार्च 2026 क्षतिपूर्ति यहाँ पर उपकर जो है समाप्त होने के लिए लग्जरी और सिन जो हमारे डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उन पर यहाँ पर मंत्रियों का एक समूह यहाँ पर गठित किया गया, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, ठीक है। यहाँ से देखो लग्जरी सिन और डीमेट्री यहाँ पर डीमेरिट गुड्स उसके बारे में, लग्जरी गुड्स क्या होते हैं यहाँ पर दे रखा है, सिन गुड्स क्या होते हैं आपको रीड कर लेना, ठीक है। और डीमेरिट गुड्स यहाँ जो गुड्स होते हैं क्या होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखें जीएसटी की मुख्य जो विशेषता है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है एक नज़र। देखो कर स्लैब इनका क्या होता है, 0, 5, 12, 18, 28 इंपॉर्टेंट है। गंतव्य आधारित कर हमारा क्या होगा, श्रृंखला आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है, एक बात याद रखना। दूसरा दोहरी हमारी संरचना होगी, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी हमारा केंद्रीय वस्तु सेवा कर के लिए, राज्य के लिए क्या लगेगा, स्टेट जीएसटी लगेगा, केंद्र के लिए सेंट्रल जीएसटी, और एकीकृत वस्तु सेवा कर के लिए आईजीएसटी, ठीक है। एक राष्ट्र एक कर केंद्र राज्यों को द्वारा लगाए गए कई प्रत्यक्ष करों की जगह यहाँ पर ये शामिल होगा, ठीक है। गवर्नेंस क्या होगा, इनकी जीएसटी परिषद, इसका निर्णय लेने वाला एक मुख्य निकाय वस्तु सेवा कर जो नेटवर्क है यहाँ पर इसकी सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। जीएसटी परिषद के बारे में देखते हैं, जीएसटीएन जिसको बोलते हैं जीएसटी नेटवर्क है या जीएसटीसी, इसके परिषद के बारे में देखते हैं क्या है। काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279 है 279 ए के उपबंध के दौरान यहाँ पर इसकी परिषद की स्थापना की थी। इस प्रकार ये संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 279 ए का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से यहाँ पर ये संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद का इसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है। उद्देश्य जीएसटी की दरें निर्धारित करना, जीएसटी संबंधित जो नीति का निर्णय लेना और केंद्र राज्य के बीच यहाँ पर सिफारिशें करना, ये इसका काम है, ठीक है। परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया, किसी विषय पर निर्णय लेने के बाद जो हमारे वेटेज वोटिंग है उसके 3/4 बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और राज्यों के पास सामूहिक 2/3 जो वोटिंग वेटेज है, और जबकि केंद्र के पास यहाँ पर 1/3 वोटेज वेटिंग रहेगा, ठीक है। वेटेज जो रहता है वो ये याद रखना है आपको, जो हमारा वोटिंग वेटेज कितना किसका रहता है, केंद्र का और राज्य का, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखो, जो जीएसटी परिषद के हमारे अध्यक्ष होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लिए की जाती है, जो भी पहले हो जाए, 3 वर्ष 70 वर्ष, या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे जीएसटी एटी है अध्यक्ष, ठीक है, इनके मतलब जीएसटी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके बारे में बता रहा है कि उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अध्यक्ष के कार्यकाल मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला है हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी के हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहती है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेंस लाभ देखते हैं, इसमें क्या है, इसको हटाते हैं। और विरासत कर, वो उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। मैं इसको जो टॉपिक हटा दे रहा हूँ आप उसमें डाउट मत रहना, क्योंकि वो टॉपिक हटा रहा हूँ जो हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कवर होंगे, क्योंकि वो हमारा जो डाटा आएगा अभी एकदम लेटेस्ट होगा, वही हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब डाटा आपके 1 साल पुराने हो गए हैं, 1 साल पुराना हो गया डाटा, और वो जो डाटा यहाँ पर विरासत कर है, इसको देखते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक छूट रहे हैं वो मैं आपको यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे में जो नया डाटा आएगा उससे मैं आपको कवर कराऊंगा इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, ठीक है। वो वहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। वो इसमें भी देखते हैं विरासत कर में क्या है, कुछ अगर खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है तो उसमें देखेंगे, वरना टॉपिक को छोड़ते रहेंगे। क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे इसमें, राइट। यहाँ पर देखो अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अभी देखो आप लोग अगर मैगजीन लेते हैं तो एक एक टॉपिक ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी नहीं पढ़ते जितना आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसी वजह से क्या पीटी जो मैगजीन होती है वो क्लासेस इसकी कराई जाती है कि क्या क्या वहाँ पर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। देखो सीबीडीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या होता है, सीबीडीटी, इसकी उत्पत्ति जो हमारी केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत यहाँ पर गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। मंत्रालय क्या है, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। कार्य इसका एक आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कानून के प्रशासन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोहरा कराधान बचाओ, जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस यहाँ पर एग्रीमेंट, DTAA। देखो DTA का मैं पर जो यहाँ पर गठन किया गया था ये, और इसका एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो भारत और मॉरिशस के बीच हमारा पहली बार 1982 में हस्ताक्षर इसमें किए गए थे, 2016 में संशोधित किया गया था इसका ये, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है DTAA का, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना है। और क्या है इसमें, बस इतना ही था, थोड़ा सा ही कहाँ पर था, और इतना कुछ खास नहीं है इसमें भी। संयुक्त राष्ट्र जो वैश्विक कर संधि है इसको देखते हैं। देखो ज़्यादा टॉपिक हमारे करंट्स के
बनेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के, ठीक है। आपको स्टैटिक टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं इसके, हमारे जो स्टैटिक टॉपिक इकोनॉमिक करेंगे वो ज़्यादा पूछता है बजट और प्लस इकोनॉमिक सर्वे को लगाकर, करंट के क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ये करा दे रहा हूँ मैगजीन, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ से दिखते हैं मेरे को, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आपको इस मैगजीन से जो भी हमारा बचेगा वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, एक एक दो दो पेज जो रहेंगे वो मैं वहाँ से कवर करा दूँगा। जो अभी आपका मैं जो डेली टारगेट दूंगा उसमें, ठीक है। अन्य प्रमुख घटनाक्रम, शुल्क वापसी, इसमें भी कुछ खास नहीं है। विंडफॉल टैक्स, ये देखो यार ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा विंडफॉल टैक्स, इसको देख लेते हैं। केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए विंडफॉल टैक्स को यहाँ पर कम कर दिया, ठीक है। विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ ऐसे उद्योग पर लगाया जाता है जो अनुकूल परिस्थितियों में कारण औसत से काफ़ी अधिक लाभ यहाँ पर कमाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य हमारा होता है अतिरिक्त लाभ और एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके व्यापक जो हमारी सामाजिक कल्याण है उसके लिए यहाँ पर धन जुटाना। और सरकार यहाँ पर तर्ज देकर जो विंडफॉल टैक्स है उसको उचित ठहराती हैं कि लाभ केवल जो कर देने वाले जो निकाय हैं उसके प्रयास को लेकर ही नहीं बल्कि बाहरी कारकों को भी यहाँ पर कारण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा विंड टैक्स है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमारा तीसरा टॉपिक है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ से। डिजिटल जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको देखें। यहाँ पर देखो DPI है, इस पर भारत के G20 जो हमारी टास्क फोर्स है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI भारत के जो यहाँ पर G20 स्टाफ फोर्स है यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या न्यूज़ में था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं DPI की यहाँ पे क्या है और यहाँ पे जो DPI क्या नहीं है। देखो DPI क्या है, ये साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट है जो सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए इसका, ठीक है। दूसरा, ऐसे उपाय जो DPI के पूरक हैं, उदाहरण के लिए कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भौतिक जो संरचना उसके माध्यम से व्यक्ति को मोबाइल इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करना, ठीक है। ये हमारा DPI का काम नहीं है। आपसे बोलेगा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इनमें से DPI के बारे में बताना है कि DPI के बारे में क्या सही नहीं है या क्या सही है। बोलेगा क्या सही है, तो पहला, DPI ऐसे उपाय हैं जो हमारे उदाहरण के लिए जैसे कि कोई व्यक्ति मोबाइल है उसकी इंटरनेट सेवा में पहुंच को सुधार करना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकी जो हमारे कानूनी फ्रेमवर्क हैं उसमें सक्षम नियमों द्वारा शासित होना और उनका विकास करना ताकि यहाँ पर क्या है नवाचार विकास को बढ़ावा दे सकें। सेकंड पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट दे देगा ये खुले मानक और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा ये करेक्ट है, सेकंड पॉइंट दे रखा था। दूसरा भी हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा था। पहला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोला था कि हमारा जो इंटरनेट मोबाइल पर पहुँच पर सुधार करेगा, सुधार यहाँ पर नहीं करेगा। ये एक हमारा सुरक्षित इंटर ऑपरेबल होगा ये, राइट, ये चीज़ ये इस टाइप से आपको याद रखना है। अगला भारत का डिजिटल पब्लिक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में। इंडिया स्टैक ये भारत का पहला मूलभूत DPI, इसमें 3 परस्पर जुड़ी हमारी जो लेयर्स होती हैं शामिल होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी है आइडेंटिटी लेयर, ठीक है, जो हमारी जैसे आधार नंबर लागू हो सकते हैं। पेमेंट लेयर इसमें सबको हो सकता है UPI वाला, ठीक है। अगला है डेटा गवर्नेंस लेयर है ये, ठीक है। तो हमारे 3 यहाँ पर इसके इंडिया स्टॉक के जो 3 लेयर्स हैं ये होती हैं, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी लेयर्स या होती है इसमें। वैश्विक स्तर पर हमारे DPI को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि वन फ्यूचर अलायंस, एक ये हमारी जो ये है लागू किया गया। आपसे बोलेगा वन फ्यूचर अलायंस ये किसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो DPI है उसको बढ़ाने के लिए पर इसको प्रयास किया गया इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ग्लोबल DPI हमारी जो रिपोजिटरी इनकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स सम्मेलन में यहाँ पर की गई थी, जिसे DPI पर एक केंद्रित और संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। इसमें भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों की में DPI के विकास के लिए उपयोग में तेजी लाने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाए उनमें सहमत है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट इसको तो बढ़ावा देने के लिए, जिसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जैसे कि आपका वन फ्यूचर अलायंस और आपका हाँ ओनली वन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 3.2 है। इसमें क्या है, ये आपका NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हमारी लिमिटेड है, ये जैसे भुगतान प्रणाली उसके तरफ विकसित करने की जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो द्वारा साझेदारी की है कि यहाँ पर इसका UPI के अंतर्राष्ट्रीय को देने का बढ़ावा करेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने को जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि UPI भुगतान स्वीकार करने वाले अन्य देशों में श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस,
संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, ये सब यहाँ पे शामिल हैं जो यूपीआई सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा जो यूपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से बोलेगा ये जो हमारे एशिया की कुछ कंट्री हैं, जैसे कि कुछ नाम दे देगा, कहेगा श्रीलंका हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर ही वैलिड है। तो क्या चाइना वहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। श्रीलंका हमारा है, ठीक है, और नेपाल है यहाँ पर, ठीक है। या बोल देगा भारत के पड़ोसी देशों में कौन से इसमें शामिल है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, ऐसे नहीं सीधा सा स्टेटमेंट देगा, वो कुछ बना के देगा, ठीक है, जैसे कि पड़ोसी देश है या एशिया के कुछ देश हैं, ठीक है, ऐसा करके। अगला है यूपीआई की अनूठी विशेषताएं क्या हैं, है ना। तो इसमें देखो अनूठी विशेषता होती है जैसे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सब तो आपको पता ही है, क्योंकि आप यहाँ पे हम लोग सब ज़्यादातर यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो हमारी इंटरफेस है यूपीआई के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। देखो यूपीआई जो हमारी है किसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, ठीक है। यूपीआई जो तत्काल रियल टाइम आधारित भुगतान प्रणाली है, इससे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है, ये जो सबको पता है, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय जो हमारी बैंक संघ है आईबीए, इसकी पहल है, ठीक है। क्या इसकी पहल है, इससे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के बतौर के यहाँ पर स्थापित किया गया था। आईबीए का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 21 या 22 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो यूपीएससी ने पूछा है जो हमारी भारतीय बैंक संघ है इसके बारे में, ठीक है, कुछ पूछा था क्वेश्चन यहाँ से। एनपीसीआई है भारत में खुदरा भुगतान जो प्रणाली है, निपटान प्रणाली, उसमें संचालन के लिए जो अम्ब्रेला संगठन है ये है, ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लेन देन की सीमा को 1 लाख रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये यहाँ पर कर दिया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूपीआई 123 पे फ़ोन फीचर जो हमारे हैं यूजर को यूपीआई उपयोग करने में सक्षम कर लिया, यहाँ पर मार्च 2022 में शुरू किया गया था। ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला है यूपीआई लाइट क्या है, इसके जरिए यूजर्स यूपीआई पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन देन यहाँ पर कर सकते हैं। यूपीआई लाइट है उसके लिए, ठीक है। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय के लिए किए गए कुछ उपाय हैं, जैसे कि ने जो हमारा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, इसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई 2020 में इसको स्थापित किया था, और ये ग्लोबल एक्सेस पर हमारा इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट होगा। क्यूआर कोड भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। अनिवासी भारतीय जो नागरिक उनको जोड़ेगा, राइट। या कुछ यहाँ पर इसके उपाय किए गए थे। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है इसमें, इस वजह से क्या न्यूज़ में है। तो देखो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ये घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली आई जो है उसकी आपस में जोड़कर तत्कालीन सीमा को रिटेल पेमेंट की सुविधा क्या प्रदान करता है, ठीक है। त्वरित भुगतान प्रणाली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान प्रणालियाँ हैं, ये दो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र की सुविधा क्या प्रदान करती है, राइट। दो जो हमारी बैंक हैं उनके बीच फंड ट्रांसफ़र की सुविधा को प्रदान करेंगे, इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या न्यूज़ में था, ये त्वरित हमारे भुगतान प्रणालियाँ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब की पहल है, ठीक है। आपसे बोलेगा ये RBI की पहल है, तो क्या गलत है, ठीक है। ये हमारी पहल है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इनोवेशन की पहल है, ठीक है। आगे पॉइंट है ये प्रोजेक्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल ये हो गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो हमारा बेसल स्विट्जरलैंड में, इसका स्वामित्व RBI के 63 जो केंद्रीय बैंक है उसके पास यहाँ पर होता है, राइट। अगला है ये प्रोजेक्ट 4 आसियान देशों में शामिल, जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेगी, इसके साथ ही 2026 तक शुरू होने का ये इसका अनुमान भी है, ठीक है। आगे इसका उद्देश्य वहनी जो तेज हमारी पारदर्शी और आसान सीमा पार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए G20 लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करना है इसे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इससे कुछ पारदर्शी और आसान सीमा पर भुगतान के लिए यहाँ पर कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की बात यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे। UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, अच्छा सॉरी, तो आपका कोर्स को दे रखा है, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है ब्रैकेट में ये। आगे देखते हैं, आगे हमारा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं SEBI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर संशोधन जो हमारा विनियम है, ठीक है, 2024 वो जारी किया गया। सिक्योरिटीज एंड जो हमारा एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये फॉरेन वेंचर्स कैपिटल विनिमय 2000 संशोधन के लिए यहाँ पर इसको किया गया था। तो क्या हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए देखो, पहला तो
फॉरेन वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये आपको लिख लेना है। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ये क्या होता है? FVCI ये भारत के बाहर पंजीकृत निवेशक होते हैं और भारत में FVCI विनियम के तहत अपना पंजीकरण कराते हैं। ठीक है। दूसरा, FVCI निम्नलिखित विशेष क्या क्या कर सकते हैं? ये देखो, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड्स तथा जो वेंचर कैपिटल उपक्रम है उनके स्टॉक जो हमारे एक्सचेंज है उनकी सूचीबद्ध यहाँ पर गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं। ठीक है। ये वेंचर कैपिटल का उपयोग नई कंपनी में इक्विटी निवेश के लिए यहाँ पर किया जाता है। इस तरह के निवेश में बहुत अधिक जोखिम के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त करने की संभावना होती है। ठीक है। VCF का संचालन सेबी जो हमारे कैपिटल वेंचर है इसके फंड विनियमन 1996 के तहत यहाँ पर होता है। राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पर जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा फॉरेन वेंचर कैपिटल के बारे में आपको विचार करना। पहला स्टेटमेंट, ये भारत तथा भारत के बाहर रह रहे जो पंजीकृत निवेशक उनके लिए होता है। पहला स्टेटमेंट भारत तथा भारत के बाहर, तो गलत हो गया, ये भारत के बाहर सिर्फ उनका। राइट। ये हमारा पहला गलत। दूसरा से बोलेगा जो हमारे वेंचर कैपिटल्स होते हैं इनका उपयोग नई कंपनी इक्विटी के निवेश के लिए किया जाता है और इनका जो निवेश होता है एकदम जोखिम भरा नहीं होता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये था, तो भी गलत है क्योंकि ये जोखिम भरा होता है, ना कि बहुत जोखिम भरा नहीं होना। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इसकी स्थापना मतलब ये इसकी जो विनिमय इसकी स्थापना जो थी ये वेंचर कैपिटल फंड विनिमय 1996 के तहत यहाँ पर की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा कहता ही है क्योंकि यहाँ पर ये की गई थी। ठीक है। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अगला है नए विनिमय जो हमारे मुख्य विशेषता उस पर नजर डालना क्या है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसका। DPP का अर्थ है जो हमारे पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं जारी करने के लिए सेबी द्वारा यहाँ पर बैंक अधिकृत किए गए हैं। ठीक है। इसके लिए पात्रता मानदंड व्यापक बनाया गया है और इनमें निवेश कंपनियों के लिए पेंशन फंड जैसी जो सुविधा है मौजूद संस्थान है उसको लेकर निवासी जो भारतीय है NRI हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे इसमें। ठीक है। ऐसे निवेशकों को FVCI फंड के नियंत्रण में रखे बिना योगदान करना होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। सिर्फ आपका ये वाला इंपॉर्टेंट था DPP का अर्थ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसके बारे में क्या है, सेबी कब आया था, कब स्थापित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसके कार्य होते हैं, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। देखो नॉर्मल सी मोटी मोटी बात ये सबको पता होना चाहिए। सेबी हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, किसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन इससे कार्य करता है ना। तो ये सब मोटा मोटी बात आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक तरह से GK है, समझ लो इतना। ये GS नहीं है। GS वो था जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमको पॉइंट एक्स्ट्रा पता करने थे। ये कभी पॉइंट चेंज नहीं होने, आपको हमेशा याद रखना है। राइट। 1992 के तहत हमारा ये गठित एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। क्योंकि हमारा संवैधानिक इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ये जो अधिनियम उसके तहत किया गया था। जो अधिनियम के तहत किया जाएगा वो हमारा सांविधिक होगा, जो अनुच्छेद के तहत किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संविधानिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला है सेबी की कुछ हालिया पहल हैं, जैसे कि पहल की गई थी सेबी शिकायत निवारण प्रणाली। ठीक है। और इनसाइड ट्रेडिंग, रोकथाम, विनिमय और क्रेडिट डिफॉल्ट स्पैम, ये सब चीज़ यहाँ पर क्या है, सेबी की कुछ यहाँ पर पहल हैं जो अभी लागू की गई थी। आगे देखते हैं सेटलमेंट चक्र। ये क्या है सेटलमेंट चक्र हमारा, ये क्या न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र का बीटा संस्करण पेश किया गया, जो यह मौजूदा T+1 सेटलमेंट के लिए चक्र के अतिरिक्त यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर माना जाएगा। तो देखते हैं हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेटलमेंट चक्र की अवधि को कम करने का प्रावधान का प्रभाव लाभ तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाता है, ट्रेडिंग अवसर में वृद्धि करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होती है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट हमारे याद रखने हैं। जो सेटलमेंट चक्र की अवधि को कम करने के क्या प्रभाव हैं। आपसे बोलेगा जो हमारे सेटलमेंट चक्र है इसकी अवधि को कम करने के लिए इनमें से कौन सा प्रभाव, कौन से इसके लाभ हैं, या इनमें से कौन से लाभ नहीं हैं। 3 आपके तो होंगे और एक कोई नहीं होगा। तो याद रखना, ट्रेडिंग के अवसर में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाना। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है पेपर में ये। ठीक है। अगला देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में सेबी ने NSE की जो अधिकृत शेयर पूंजी है उसको 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो थोड़ा सा न्यूज़ में था ये, देखते हैं इसको। मुख्यालय का इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय हमारा मुंबई में, स्थापना 1992, पंजीकृत और 1993 में यहाँ पर सेबी की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके रूप में मान्यता प्रदान की और 1994 में कार्य करना शुरू कर दिया था सेबी ने। देखो 1994 जो है, सेबी कह रहा हूँ NSE, ठीक है, NSE जो है ये 1994 में काम करना शुरू कर दिया था और इसका 10 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि 1994 से 2024 कितना हो गया,
10 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो क्या 10 साल पूरा हो गया तो यहाँ पर ये इसने काम करना स्टार्ट किया, तो एनएससी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। और देखो स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा केंद्रीकृत बाजार होता है, यहाँ निवेशक शेयर बॉन्ड्स डेरिवेटिव जैसी जो हमारी प्रतिभूतियाँ हैं वो क्या खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। और मार्केट कैप जो बाजार पूंजीकृत है उसके हिसाब से एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों की 50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। तो ये कुछ हमारे पॉइंट हैं। प्रौद्योगिकी अपनाने वाली जो अग्रणी हमारी एनएससी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है, इस पर आधारित आपका ट्रेडिंग शुरू करने वाला देश का पहला एक्सचेंज होगा, राइट। तो ये कुछ आपके पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो मॉर्निंग, अभी यहाँ पर मॉर्निंग में 4:30 हो रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में अभी जो आज 25 डेट है और 4:30 AM हो रहा है, ठीक है। मतलब सुबह का 4:30 बजे। तो मैंने रात को भी मैंने अभी टॉपिक करीब आधे घंटे के रिकॉर्ड किए थे, उसी के बाद आधे घंटे की मैं और रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ सुबह उठ के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी मैं जिधर अभी आया हूँ यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, तो यहाँ पे क्या है बगल में जस्ट हाईवे है, ठीक है। हाईवे यहाँ पर है, तो इस वजह से क्या अभी थोड़ा सा कुछ राहत है आवाज़ को लेके, बाहर से जो हमारी वॉइस आ रही है, वरना तो अभी कुछ बीच में अगर रहेगा तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्यों मैं भी समझता हूँ कि थोड़ा पढ़ने के बीच में ऐसे आवाज़ आता है, बस सीधा जो मैं देखो यहाँ पे कराते जा रहा हूँ, आपको इस सब पॉइंट्स पे ध्यान देना जो मैं समझाता जा रहा हूँ, राइट। थोड़ी सी मजबूरी है, आप समझ सकते हो, तो आपको इसको मैनेज करना है चीज़ को, ठीक है। बस 3 से 4 दिन की बात है, मैं कोशिश करूँगा कि मतलब इसको ठीक तरीके से करूँ, राइट। इस वजह से मैं देखो 4:30 पुट पे आपको ये सब करा रहा हूँ। और अभी मैं टेस्ट भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। टेस्ट अभी जो रहेगा विजन है इसका 50 क्वेश्चन का, वो भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ आज अभी ये ख़त्म करने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप दिन में तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बहुत वॉइस आती है, ठीक है। अगला देखते हैं अपनी टॉपिक को। और अगला हमारा है कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग। ये क्या है, इसको देखो, इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग के बारे में ये सुविधा ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज के परिसर में अपने सर्वर स्थापित करने की अनुमति देती है। इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है और इसके बदले शुल्क का भुगतान यहाँ पर करना होता है। ये हमारी क्या एक होस्टिंग के बारे में कुछ बात बताई गई है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, देखो एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा इसका, जैसे कि सेबी ने 2015 में कोलोकेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें इसके अलावा 2018 में एल्गोरिदम ट्रेडिंग और कोलोकेशन जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसको मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर घोषणा की इसमें, राइट। देखो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट था पहला वाला हमारा, ये सुविधा ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के परिसर में अपने सर्वर स्थापित करने की अनुमति देता है और इसके आवश्यक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके स्थापित किया जाता है और इसके बदले शुल्क का भुगतान करना होता है। बस ये एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग को लेके, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये हेडिंग डालनी है और एक पॉइंट बस नीचे ये लिखना है, खत्म करना है इसको, ठीक है। आगे वित्तीकरण क्या होता है। वित्तीकरण मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अतिवित्तीकरण के प्रति सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो क्या है वित्तीकरण, देखते हैं परिभाषा की। वित्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग की जो आर्थिक नीतियाँ हैं इसमें आर्थिक परिणामों को यहाँ पर प्रभाव स्थापित हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें भी नहीं दिख रहा है, जैसे कि हमारा समानतम वृद्धि, तो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अर्थव्यवस्था कारण प्रलयपनकरण तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि कुछ की गई, जैसे कि वास्तविक आय ठहराव के चलते आम लोग यहाँ पर कुछ जो हम लोग नागरिक होते हैं इसके ऋण पर निर्भरता को क्या बढ़ सकती है, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखा गया था कि आम लोग यहाँ पर ऋण लेने में वृद्धि कर दी गई थी उनके, ठीक है। बाकी और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। वित्तीकरण बस एक पॉइंट यही आप लिख सकते हो कि जो हमारा भी अर्थव्यवस्था में देखा गया था अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, ये वाला, ठीक है। तो पूछ सकता है ऐसे कुछ लेके, लेकिन हमारे ख्याल से करीब 90% तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है यहाँ से, राइट। आगे देखते हैं। और भारतीय डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, इसको लेके यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट्स ऐसे वित्तीय अनुबंध है जो जो 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच किए जाते हैं, ठीक है। इनके मूल्य की गणना अलग अलग डेरिवेटिव में शामिल की गई, जो हमारी संपत्ति है उसकी, यानी अंडर जो लाइन्स हैं इनमें हमारे एसेट्स के मूल्यवान को बदलाव के आधार पर यहाँ पर की जाती है। अंडर जो हमारे अलाइंग हैं इनमें एसेट्स की जो प्रतिभूतियाँ हैं उसको
वस्तुएं बुलियन, ये सोना चांदी जो करेंसी है, ये इसमें क्या शामिल होती हैं। डेरिवेटिव्स को दो बाजारों के ट्रेड यहाँ पर किया था, दो बाजारों के रूप में यहाँ पर ट्रेड किया था, जैसे कि एक्सचेंज ट्रेड मार्केट और आपका द ओवर काउंटर मार्केट। ये याद रखना है कि हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट है इसके तहत दो बाजार कौन कौन से यहाँ पर ट्रेड किया था। एक तो ये हो गया और एक ये, ठीक है, दो हमारे पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। और चार प्रकार के हमारे डेरिवेटिव होते हैं, एक तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा, ठीक है। एक तो वायदा, ठीक है, फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप्स, ठीक है। आपसे बोलेगा डेरिवेटिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा, डेरिवेटिव्स को दो बाजारों में यहाँ पर क्या ट्रेड किया जाता है, पहले तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा होगा आपका ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो फॉरवर्ड, ऑप्शन है ना, और स्वैप्स, और आपको हो जाएगा एसेट्स, ऐसे करके दे देगा। तो एसेट्स यहाँ पर नहीं होगा, ये वायदा होगा, फॉरवर्ड्स होगा, ऑप्शन होगा और स्वैप्स होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एसेट्स में क्या है, जैसे कि देखो वायदा में क्या क्या आएगा, सिर्फ छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना है, वहाँ पर कीमतों पर हेजिंग या सट्टा लगाना ये शामिल होता है, इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिसंपत्ति का वितरण होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे देखो जो धारक होते हैं उन पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर व्यापार करने का अधिकार देता है, अधिकार बाध्य नहीं करता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। और स्वैप्स क्या होता है, ये पक्षकारों के बीच नकदी प्रवाह का आदान प्रदान ब्याज दरें जो मुद्रा क्रेडिट उसके माध्यम से करता है। तो हमारे चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। आगे डेरिवेटिव्स का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ये देखते हैं। पहला तो है जो हमारा हेजिंग, जो जोखिम प्रबंधन है उसके लिए, ठीक है। और ये सट्टा गतिविधि मैंने आपको जो बताया था उसके लिए किया था। लीवरेज यहाँ पर जो उपयोग उसके लिए करेंगे, ठीक है। लीवरेज जो हमारा है इसका अर्थ होता है उधार लिए गए फंड्स और उपयोग करके इन पर दिशा निवेश पर रिटर्न बढ़ाना। और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन आपको होता है ये किसी जो निवेशक हैं उसकी संस्था या खरीदी गई जो हमारी या बेची गई प्रतिभूति की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। ये आपको एक बस डेफिनेशन करें कि मैं इसको वजह बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ लीवरेज का प्रयोग, बहुत लोग को नहीं पता कि लीवरेज होता क्या है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कुछ मीनिंग दे दिया वर्ड मीनिंग की, लीवरेज का अर्थ है पोजीशन का अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं कि हमारा डेरिवेटिव के उपयोग के किन उद्देश्य से किया जाता है। ऊपर आपको 3 से 4 पॉइंट नोट करना है सिर्फ, और 3 पॉइंट ये जो हेजिंग जोखिम प्रबंधन के लिए और सट्टा गतिविधियों के लिए और जो हमारी जो लीवरेज का उपयोग उसके लिए यहाँ पर उद्देश्य इसका है, ठीक है। बस इतना सा लिखना है आपको। और देखते हैं भारत में डेरिवेटिव्स का विनिमय, भारत में डेरिवेटिव्स खरीद बिक्री का विनिमय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत यहाँ पर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मेन पॉइंट आपका इस पूरे का यही है, ठीक है। भारत में डेरिवेटिव्स का विनिमय किसके द्वारा किया था और कब या किस अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया था, राइट, याद रखना है। देखो जितने भी अधिनियम मैं बता रहा हूँ इस अधिनियम के तहत ही है, कुछ मैंने बताया था RBI अधिनियम के तहत ये किया गया था। तो वो अधिनियम आपको बहुत अच्छे से जब भी आपको उठना है, बैठना है, खाना खाना है, कहीं जाना है, एक अधिनियम में देख लेना कि क्या कैसे याद करना है, उनमें कंपेयर करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद होंगे। जैसे कि क्या है, अभी विनिमय बोर्ड वाला ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो टॉपिक इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको याद रखना, इसको देख के आपको बना लेना कुछ पॉइंट टाइप में कि इसमें ये बताएंगे तो उसमें वो बनाएंगे, तो मन में चलाते रहना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा कुछ ही टाइम में, या तो लिख सकते हो आप जितने भी हमने अधिनियम विनिमय बताएं इस जो इकोनॉमिक में बताएं अभी, ठीक है, अभी सुबह वाले पार्ट में और अभी जो कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको नोट करके सीधे से चिपका लेना दीवार पे कि क्या है, और थोड़ा सा पेज छोड़ भी देना, जैसे कि यहाँ पे इतना आपको चिपका दिया, ठीक है। अभी और भी क्लासेस में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना पेज जैसे बचा हुआ है वहाँ पे आप आगे और भी जाके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करने से बचाएगा, देखते देखते आपको याद हो जाए, यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है CRA, ठीक है, CRA, इसको देखते हैं ये क्या है। देखो भारत की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित यहाँ पर वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में यहाँ पर प्रवेश किया है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती क्या हैं ये इसको देख लेते हैं। देखो क्रेडिट जो रेटिंग हमारी किसी व्यक्ति या संस्था वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने की उसकी सापेक्ष यानी जो क्षमता है ऋण जोखिम जो है उसकी सापेक्ष आधार पर पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जाहिर यहाँ पर राय होती है इसकी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्रेडिट ब्यूरो को से अलग करती हैं, ठीक है, अलग हैं,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण की चुकाने की क्षमता को अपनी राय देती हैं कि कैसे आपके साथ क्या करना है। जबकि क्रेडिट ब्यूरो जो हमारा है, ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के लिए पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी यहाँ पर क्या प्रदान करता है। ठीक है, तो कुछ बात आपकी याद रखनी कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियाँ हैं, मोटी मोटी सी बात क्या होती हैं ये, राइट। जैसे कि आपको देखो पता है यूपीआई के बारे में आपको सबको पता ही क्या होता है, तो वैसे ही जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, भले ही आपको मेन पॉइंट नहीं पता हो, लेकिन उनकी जो बेसिक पॉइंट है ये पता होनी चाहिए क्या क्या यहाँ पर होता है इसका। ठीक है, देखो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होता है वो हमारे क्या होता है, एससीआर क्या होता है, ये इसकी परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है क्या होती है, किसी देश या संप्रभु संस्था के द्वारा ऋण और उस पर ब्याज चुकाने का दायित्व को समय पर पूरा करना, ये हमारा इसमें परिभाषा आ जाएगी इसमें। ठीक है, और इसके मापदंड क्या होता है, आमतौर पर रेटिंग एजेंसी किसी संप्रभु देश की जो रेटिंग है उसके लिए समृद्धि दर, मुद्रास्फीति, सरकारी जो ऋण है, जीडीपी, उसके प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता के लिए यहाँ पर विभिन्न मानदंडों का उपयोग करती है। रेटिंग क्या होती है, यहाँ पर रेटिंग है कुछ महत्व, जैसे कि महत्व में अनुकूल रेटिंग होने पर देश के वैश्विक पूंजी बाजारों में विदेश तक पहुंच के लिए यहाँ पर प्राप्त करने से यहाँ पर सुविधा मिलती है इसको। ठीक है, 3 अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों का प्रभुत्व जो है हमारा, ये देखा मूडीज और फिच। ठीक है, भारत में क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी उसके बारे में, भारत में सीआरए को मुख्य रूप से सेबी द्वारा यहाँ पर क्या विकसित किया या विनिमय किया गया। ठीक है, अगला आपसे बोलेगा जो भारत में क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है, आरबीआई बोल सकता है। ठीक है, या सिडबी बोल सकता है, SIDBI। ठीक है, सिडबी बोल सकता है, तो याद रखना है सिडबी नहीं है, सेबी है ये। ठीक है, तो क्या है हमारी जो मुख्य रूप से सेबी द्वारा विकसित विनिमय किया गया। ठीक है, भारत सेबी में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं, ओनली 7 हैं। कौन कौन सी, एक तो क्रिसिल, ठीक है, CARE, ICRA, ठीक है, और एक्यूट, ब्रिकवर्क रेटिंग, राइट, इंडिया रेटिंग्स और हमारी इन्फोमेरिक्स, ये जो है, ठीक है, ये सब हमारी 7 एजेंसियां जो हैं वर्गीकृत हैं, इसमें पंजीकृत हैं। अगला है, देखो ये भी हमारा एक अधिनियम और आ गया, सेबी जो हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनिमय 1999 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को यहाँ पर परिभाषित किया गया था। यहाँ पर अधिनियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कब यहाँ पर परिभाषित किया गया था, तो आप नोट कर सकते हो। सेबी हमारा जो था ये यहाँ पर इतने टाइम पे परिभाषित किया गया था, बस इतना आपको खत्म हो गया। अगला देखते हैं टॉपिक हमारा, अन्य प्रमुख घटनाक्रम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे कि है। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा नए मानदंड जो हमारे उसमें प्राइवेट जो हमारे प्लेसमेंट हैं, इन्विट्स है, ये क्या सबऑर्डिनेट यूनिट्स क्या जारी करने की अनुमति देते हैं, ये केवल अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन्विट्स के बारे में देखते हैं। ये म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम होता है, निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइन, पाइपलाइन जैसे जो अवसंरचना है उसमें परियोजनाओं के निवेश का विकल्प यहाँ पर प्रदान करती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है वाला, छोड़ते हैं इसको आगे। इन्विट्स अपने निवेश पर टोल, किराया, ब्याज, लाभांश और जो माध्यम है उससे अर्जित करते हैं। आय का निवेशक यानी यूनिट्स खरीदने वालों में वितरित की जाती है और निवेशकों में इस आय पर इनको कर भी लगाया जाता है। ठीक है, इन्विट्स के बारे में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया अभी वाला। ठीक है, इन्विट्स का महत्व क्या है, इसका सिर्फ एक पॉइंट ऊपर में था इंपॉर्टेंट ये वाला, और एक और बता रहा हूँ महत्व, इसमें देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। ये कम राशि भी निवेश की सुविधा होती है इनमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर इंपॉर्टेंट था, 2 पॉइंट हमारे होगा। तीसरा, तरलता इनकी क्या होती है, इनकी यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होनी चाहिए, इसलिए खरीद बिक्री के लिए इन्हें यूनिट्स हमेशा उपलब्ध रहती है, इस तरह की कभी भी यूनिट्स बेचा जा सकता है इनको। तो तीनों पॉइंट हमारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना है, वो हेडिंग डालनी है ऊपर और 3 पॉइंट आपको ये लिख लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 3.8.2 निवेशक शिक्षा और संरक्षण विधि प्राधिकरण। ये क्या है, ये 5 अंकों का टोल फ्री नंबर है, 14453 जारी किया गया। ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसी कंपनी अधिनियम 2013 तक स्थापित किया गया था। सीधा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आएगा तो 100% ये चीज़ पूछेगा आपसे कि ये जो हमारा मंत्रालय है ये भारत सरकार, या फिर ये बोल देगा जो हमारा सेबी का रूल अधिनियम जो है उसके तहत किया गया था। ठीक है, या आरबीआई के तहत किया गया था, अधिनियम के तहत किया गया था, तो अधिनियम आपसे जरूर पूछेगा। ये हमारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिन काम करेगा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक स्थापित किया गया। सेकंड पॉइंट बोलेगा इसमें जो हमारे शेयर हैं, ये दावा किए गए जो लाभांश है उसमें मैच्योर डिपॉजिट जो डिवेंचर्स है उसकी वापसी की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो गलत है ये ना, मैंने बोला ये वादा करके, ठीक है ना, ये वादा ना करके लिखा है ना, वादा ना किए बिना। ठीक है,
तो ये वादा ना कि मतलब ये वादा नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि वादा कर रहा है कि आगे ऐसा ऐसा मैं करूँगा, राइट। तो ये चीज़ आपको दोनों पॉइंट याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे हमारा फ्रंट रनिंग। ये क्या है? फ्रंट रनिंग हाल ही में एक म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट रनिंग शामिल होने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। ये होता क्या फ्रंट रनिंग? सेबी ने के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी में बड़े ऑर्डर की जानकारी के लिए सार्वजनिक होने के लिए पहले उसे ऑर्डर का पता करने के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो शेयर खरीदना है, बेचना अथवा ऑप्शंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर वो पोजीशन यहाँ पर लेना फ्रंट रनिंग कहलाता है, ठीक है। याद रखना है फ्रंट रनिंग होता क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये पता होना चाहिए होता क्या है। दूसरा पॉइंट ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत में फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है। सबसे बोलेगा भारत में जो हमारे फ्रंट कानूनी है, अभी जो हाल ही में 2024 में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है या इसे कानूनी रूप से वैध बता दिया गया है, ठीक है। तो क्या है? गलत हो जाएगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये गैर कानूनी है, राइट। और तीसरा पॉइंट, ये वित्तीय बाजारों में विश्वास को कमजोर करती है। इसके अलावा ये निवेशक के साथ विश्वासघात है क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फायदा लिया गया होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा तीनों। 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी म्यूचुअल फंड विनिमय 1996 में संशोधन किया गया था, जिसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए। आपसे बोलेगा जो हमारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड की जगह बोल देगा सेबी, ठीक है। उसमें इसके यहाँ पर जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने का प्रावधान किए गए। तो क्या गलत है? हमारा म्यूचुअल फंड होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड 1996 वाला ये चारों पॉइंट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। देखो मुझे लगता है कि हिंदी से अच्छा आपको इंग्लिश अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक हो गया और आपका साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, वो सब के लिए। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक भी वर्ड फॉलो, मतलब इंग्लिश वर्ड भी यहाँ पर फॉलो किया करो जो यहाँ पर है। काफ़ी इजी करेंगे ये, काफ़ी आसान बनाएंगे आपको जो क्वेश्चन आएगा पेपर में उसके लिए भी और पढ़ने के लिए भी। देखो हाल ही में क्या है, हमारे जो वोलेटिलिटी इंडेक्स 21 है, इसके क्रिटिकल स्तर को लेकर यहाँ पर ऊपर चला गया। इस वजह से क्या है, हमारा न्यूज़ में था, तो देखते हैं इसको। इंडिया वोलेटिलिटी हमारा जो इंडेक्स है, वोलेटिलिटी, ठीक है, अजीब टाइप का नाम है। ये क्या है इसके बारे में? ये एक माप है जो बताता है कि अंडर अलायंस इंडेक्स के निकट भविष्य के मतलब जो नेक्स्ट 30 दिन हो गए उसमें कितना उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। ये थोड़ा सा आपको हिंट देगा, ठीक है। ये निफ्टी इंडेक्स में ऑप्शन की ओर आधारित होता है। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज की गणना पर उपयोग करेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा खास नहीं है कुछ। अगला है CBOE, ठीक है, 1993। CBOE मतलब शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज जो है ये 1993 अमेरिकी बाजारों को जो वोलेटिलिटी इंडेक्स शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज था, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है और एक ये पॉइंट रख सकता है। बस 2 पॉइंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है। अगला है फिंटरनेट, ठीक है। फिंटरनेट क्या है इसको देखते हैं। फिंटरनेट क्या है? यह परिभाषा भविष्य की वित्तीय प्रणाली की एक परिकल्पना है। ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह है। इसमें अनेक वित्तीय जो हमारे इन्फो सिस्टम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों को जो व्यवसाय है उसकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र और में रखकर इन्हें सशक्त बनाएगा, ठीक है। और महत्व को किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को लेकर यहाँ पर कितनी भी राशि को लेकर समय नहीं बताया गया कि कितना भी यहाँ पर डिवाइस करने के उपयोग के बिना पर आपको बाधा ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। देखते हैं आगे। देखो ये पॉइंट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, छोड़ते हैं इसको। बाकी नीचे देखते हैं अगर कुछ और होगा इसके लिए इसका तो देख लेंगे। देखो इसका नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसको टॉपिक को छोड़ना है। कुछ पेपर में पूछे जाने की इतना उम्मीद यहाँ पर नहीं है क्योंकि कुछ पॉइंट्स पूछता, कुछ यहाँ पर फिनटेक्स के बारे में बताता क्या है, तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हटाते हैं इसको। आगे जो देखो छूटेगा आपका और भी अभी इकोनॉमिक का आने वाला है, ठीक है। तो दोनों में अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आपका है परपेचुअल बॉन्ड्स। ये क्या होता है? परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में, ये धन जुटाने के साधन है। समानता बॉन्ड्स के विपरीत इनकी कोई परिपक्वतावधि नहीं होती है, ठीक है। ये अपने धारकों को नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान करता रहता है। ऐसे बॉन्ड्स की कोई निश्चित समाप्ति नहीं होती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, तीसरा, इसमें बॉन्ड धारक द्वितीय बाजार में बॉन्ड बेचकर या जब जारी करता होते हैं बॉन्ड्स को भुनाने के लिए अपन निर्णय लेते हैं तब अपना मूलधन वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन बॉन्ड्स के जारीकर्ता जो होते हैं तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती जब तक वे बॉन्ड्स के धारकों को ब्याज दे कूपन का भुगतान करते रहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो हमारे परपेचुअल बॉन्ड्स हैं इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, ये धन जुटाने का साधन है,
दूसरा, ये समान बॉन्ड के विपरीत इनकी परिपक्वता अवधि निश्चित की गई है, ठीक है, तो गलत है, इनकी परिपक्वता अवधि नहीं कोई है, ठीक है। सेकंड, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट, ये अपने नियमित रूप से, ये धारकों को नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान करते रहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, नियमित रूप से करते रहते हैं। और ऐसे बॉन्ड की यहाँ पर एक निश्चित अवधि होती है या निश्चित समय सीमा होती है, तो गलत हो जाएगा, कोई निश्चित समय सीमा अवधि तिथि नहीं होती है इसकी, ठीक है, याद रखना है। द्वितीयक बाजार बॉन्ड में बेचकर या जारीकर्ता बॉन्ड्स को भुनाने को निर्णय लेता है और अपना मूलधन प्राप्त करने, बस यहाँ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ऊपर के, ठीक है। ये आगे, ये सब टीचर यहाँ पे विजन के देखो जो रखे हैं, ये सर जो है इकोनॉमिक पढ़ाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये शायद गवर्नेंस आपको पढ़ाएंगे, ये आपके पॉलिटी पढ़ाते हैं, और ये सर है जो मृत्युंजय, ये सर आपका मतलब मल्टी स्पेशल है, कुछ भी आपको पढ़ा सकते हैं, राइट। अगला हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। पी नोट्स क्या होता है? ये पी नोट्स हमारा है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, ये पी नोट्स जारों के यहाँ पर जारी करने की अनुमति दी गई, तो हमारा न्यूज़ में था। पी नोट्स के बारे में देखते हैं। इन्हें सेबी के पास पंजीकृत द्वारा विदेशी निवेशक को जारी किया जाता है, ठीक है। ऐसे निवेशक भारत में स्वयं पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। पी नोट्स जो हमारा है ऑफशोर डेरिवेटिव साधन है, इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर होते हैं, ठीक है। अगला, इन्हें सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वे गुमनाम रहकर भी भारतीय स्टॉक में मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ये भारतीय जो हमारे शेयर हैं इसमें निवेश के इच्छुक के निवेशक जो होते हैं उसका एक विकल्प होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पी नोट्स के बारे में या हमारा पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखो, सेबी के पास पंजीकृत जो द्वारा विदेशी निवेशक पंजीकृत और विदेशी निवेशक द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया जाता है, ठीक है। ऐसे निवेशक भारत को स्वयं पंजीकृत यहाँ पर किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव साधन है, ठीक है, इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर को अनुमति नहीं दी गई है, तो गलत हो जाएगा, भारतीय शेयर भी शामिल होते हैं। तीसरा, इन्हें सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या है हमारे जो कुछ भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, तो क्या गलत है कि आप इनकी जरूरत नहीं पड़ती और कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, राइट। और गुमनाम रहकर भी भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, ये सही होगा, ठीक है। तो हमारे 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं इसके पी नोट्स के बारे में। बाकी पी नोट्स आप शायद से इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ेंगे, या हो सकता है आपको जो बेसिक होगा वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, कोई क्लास की होगी नोट्स होगा तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा पी नोट्स। नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये बताया पी नोट्स क्या होते हैं, और हो सकता है कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे में भी पूछा जाए, है ना। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन जो हमारे एक्सचेंज है, क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने IIBX का पहला ट्रेडिंग से क्लियरिंग सदस्य बन गया है। ये क्या है? 2022 में GIFT इंटरनेशनल हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इसमें गांधीनगर गुजरात में क्या स्थापित किया गया था। ये उच्च शुद्धता वाले सोना चांदी को बुलियन यहाँ पर कहा जाता है, याद रखना है। इन्हें अक्सर बार सिल्लियाँ या इगोट्स बोलते हैं, इसको सिक्कों के रूप में यहाँ पर रखा जाता है। ये एक्सचेंज IFSC प्राधिकरण के बीच देख रेख यहाँ पर करता है, ठीक है। इनके जो हमारे प्रोमोटर्स होते हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और ऑफ इंडिया जैसे भारत के अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान यहाँ पर शामिल होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको थोड़ा सा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। कैरी ट्रेड, ये क्या है? कैरी ट्रेड आपका अमेरिका की कुछ अग्रणी ट्रेड कंपनियां शेयर में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कैरी ट्रेड का यहाँ पर जो मुद्दा है वो चर्चा में रहा है, ठीक है। कैरी ट्रेड होता क्या है? कैरी ट्रेड निवेश रणनीति है जो अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है। पहला, कैरी ट्रेड में निवेशक कम ब्याज दर वाली जो मुद्रा है वो उधार लेकर उच्च जो ब्याज दर वाली है उनको मुद्रा में निवेश करते हैं। अस्थिर मुद्रा को ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के कारण कैरी ट्रेडिंग एक जोखिम भरा विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कैरी ट्रेड के बारे में पढ़ना है, होता क्या है ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि नया वर्ड है, ठीक है। देखो, टॉपिक हमारा जो 4 है, राइट, इसको हम कराएंगे अपना पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि देखो पार्ट 1 तो मैंने आपका स्टार्ट किया था मतलब अच्छे से कि चलो आपको काफ़ी कराएंगे, लेकिन वो 15-16 मिनट का ही करा पाया था मैं, तो पार्ट 1 में उतना ही करा पाया। बाकी पार्ट 2 में मैंने काफ़ी कवर कर दिया, और पार्ट 3 में भी मैं काफ़ी आपको कवर करूँगा यहाँ से, ठीक है। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं यहाँ से टॉपिक कवर कराऊँगा, राइट।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक नंबर 4 रहेगा पार्ट 3 में, ठीक है। यहाँ से आप अपना टॉपिक को एंड करते हैं। जो 3 तक मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से पढ़ना है अभी जब तक, ठीक है। मैं हो सकता है कल तक मैं आपको अपलोड कर दूँ जो पार्ट 3 रहेगा ये भी। देखो पार्ट 2 अपलोड जैसे मैंने कर दिया, उसके बाद आपको क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखने क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो इकोनॉमिक का टेस्ट सीरीज लगाना है। जो भी मैं PT 365 कराता जाऊँ उसकी आप टेस्ट सीरीज भी लगाते जाओ, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, राइट। ये करा रहा हो तो आप वहाँ से उसका टेस्ट सीरीज लगा लो। जो रहेगा इकोनॉमिक का, विजन का भी काफ़ी टेस्ट सीरीज निकाल चुका, करीब 20-22 पेपर, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हो, या और भी जो भी पेपर आप लगा रहे हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, वहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।